नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और जी बिजनेस पर इस बचे हुए पूरे महीने में हम लगा रहे हैं वेल्थ चेकअप कैंप। जी हां, खराब बाजार में भी आप किस तरह से बाजार में निवेश अच्छे तरीके से करके बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, इसके फॉर्मूले क्या है। इस खास सीरीज में, इस कड़ी में आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से। वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। आज इस सीरीज में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के दिग्गज वेल्थ क्रिएटर और HDFC AMC के MD और CEO और साथ ही एमफी के चेयरमैन भी नवनीत मुन्नोत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए करते हैं शुरुआत हमारी इस खास सीरीज की। नवनीत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। वैसे आप सुनना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। या अब से ठीक 5 साल पहले यही समय, मार्च का महीना, 20-22-23 मार्च का समय, कोविड का समय, राइट। और बड़ा हाल ख़राब था। मतलब एक तरफ जान के लाले पड़े थे और साथ ही वेल्थ की भी हाल बुरी थी। बहुत मुश्किल समय हमने देखा है। लोगों को ये वाला समय भी उतना ही मुश्किल लगता है। क्या फ़र्क है तब की और अब की मुश्किलों में? तो अनिल जी, उस समय मुझे याद है 20 मार्च का दिन था, तब 8000 निफ्टी हो गया था। राइट। गिरते 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 12000 फरवरी में निफ्टी था, 8000 हो गया था। और उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ही दिनों में कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हो जाएगा, जो 24 मार्च के दिन हुआ। और उस दिन 7500 या 7600 के आसपास निफ्टी ने 7,000 अपना पाँच बॉटम बनाया। हम्म, आज के दिन बराबर 5 साल पहले अनिल जी 8000 का निफ्टी था। हम्म, अब अगर मैं उस समय आपको कहता है कि अगले कुछ दिनों में एक लॉकडाउन हो जाएगा, भारत में भी रिसेशन होगा, पूरे विश्व में लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे, करोड़ों लोग इससे प्रभावित होंगे, उसके 1-2 साल बाद बड़े महायुद्ध होंगे, यूरोप में होंगे, मिडिल ईस्ट में होंगे, और उसकी वजह से कमोडिटी प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस बढ़ जाएंगे। इवन यूएस, यूरोप में इन्फ्लेशन 10% हो जाएगा, यूएस की इंटरेस्ट रेट 1% से 5% हो जाएगी। मैं बता सकता हूँ अगले हाँ, 5 मिनट इतना कुछ बोलूँगा तो आप बोलोगे कि फिर तो भाई कुछ जाने दो। कहीं नहीं करना चाहिए, बाजार को 5 साल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ठीक बात। 8000 वाला निफ्टी अनिल जी आज 23000 है। अब इतनी मंदी 5-6 महीने की होने के बाद भी आज 23000 का निफ्टी है, जब वो 8000 का था। और अगर आप अनलकी थे और आपने फरवरी में पैसा लगा दिया 1 महीने पहले, जब बाजार का पीक बना 12000 का, तो वहाँ से भी तब भी मोटा दुगुना मोटी है। दुगना पैसा हो गया, तो आपका 13-14% बन गया। और अगर आपने वो नीचे में लगा दिया तो करीब 16-17% बन गए। और अगर वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड वगैरह होते तो उससे भी ज़्यादा बन गए। 5 साल में मिड एंड स्मॉल कैप देखोगे तो अनिल जी करीब करीब वहाँ से मार्च के बॉटम से मोटा मोटी 25% पर एनम के रिटर्न है। करेक्ट। तो वो जब इतना ऐसा समय होता है जब आपको सामने घनघोर अंधेरा दिख रहा है, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त एक अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है, जहाँ पर आपको सारे समाचार बड़े ही नेगेटिव और निराशाजनक दिख रहे हैं, तभी भाव अच्छा मिलता है, तभी भाव अच्छा मिलता है। बिल्कुल सी बात। क्योंकि उसी समय पर आपको एक बार्गेन्स मिल जाते हैं। लेकिन तब भावनाएं ऐसी होती है। तब भावना आपकी ऐसी होती है। और उसी जिसको कहते हैं कि बाजार में ग्रीड और फियर, उसको कंट्रोल कर लेना। अभी साल भर पहले किसी को कोई फियर ही नहीं था, कुछ लग ही नहीं रहा था कि कहीं स्लो डाउन हो सकता है, अर्निंग्स में कोई डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, कि बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है। और आज सबको लग रहा है कि नहीं, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो वो जो पेंडुलम की तरह बाजार दोनों तरफ घूमता रहता है, उसमें अगर थोड़ा सा धैर्य और समझदारी रख ली जाए तभी अच्छे पैसे बन जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। वही मुश्किल काम है, इसलिए वो जो धैर्य रखने के लिए साहस चाहिए, इसके लिए हम आपको बुलाते हैं, जानते भी हैं कि हाँ। आप रोज बनाते हैं अनिल जी, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। एक चीज़ जो अच्छी हुई है कोविड के वक्त, सारी ख़राब चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ अच्छी हुई तो ये कि हिंदुस्तान में करोड़ों नए निवेशक आए। बिल्कुल। राइट। और जिन्होंने पहली बार समझा कि वाकई में शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह जहाँ से बड़ी वेल्थ बन सकती है। ये उन्होंने 4-5 साल में अनुभव किया। लेकिन 4-5 महीनों में अनुभव थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। ये लग रहा है कि अरे, इसमें इतने बड़े पैसे टूट भी सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक तरफा तेज़ी भी देखी और पहली बार मंदी देखी, उन्हें इस तरह के माहौल को
कैसे हैंडल करना चाहिए? अनिल जी, आपके प्रयासों से, हमारी इंडस्ट्री के प्रयासों से, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स के प्रयासों से एक अच्छी चीज़ हुई है। अगर आपने एसआईपी का नंबर देखा है फरवरी का, तो फरवरी में 28 दिन थे, जनवरी में 31 दिन थे, तो 3 दिन का वैसे ही फ़र्क है। एसआईपी ट्रिगर होने के लिए दिन कम है और एक छुट्टी भी आ गई थी फरवरी में। तो अगर आप एडजस्ट करोगे, तो अगर 26,400 का नंबर था 26,400 करोड़ का जनवरी में, तो ये नंबर मोटा मोटी 23,000 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन तो करीब करीब वापस 26,000 करोड़ के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है कि अब जो नए निवेशक आए हैं, मुझे लगता है कि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इनको, इनकी रेजिलियंस को, इनकी समझदारी को, और इनकी जो एक मैं कहूँगा कि धारणा है कि हम लंबे समय के लिए पैसा लगाएंगे, नियमितता से लगाएंगे, अनुशासन से लगाएंगे, तो ही अच्छे पैसे बनेंगे। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो इतना जो उनको एक मैं कहूँ कि अभी सभी लोगों के प्रयासों से जो ये संदेश मिला है, उसका मुझे लगता है कई हद तक काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो 40, 50, 60% गिरे हैं। आप तो रोज़ एक्सपर्ट से बात करते हैं, कंपनियों से बात करते हैं, आप खुद भी बताते हैं, लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स की एनएवी देखोगे, तो वो उसके कंपैरिजन में उनका जो खुद का पोर्टफोलियो है और जो एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में, तो उनको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट का। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल फंड के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और जब ऐसा करेक्शन आता है तभी ये समझ भी आती है कि म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, इक्विटी फंड ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, शेयर बाजार ऐसी जगह नहीं है जहाँ हर महीने, हर 3 महीने आपका पैसा ऊपर ही बढ़ता रहे, बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे। फरवरी महीने के आंकड़ों की आपने बात की, एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा कि 44 लाख नई एसआईपी जुड़ी है और 55 लाख बंद हुई है। क्या एक तो चलिए किसी की मैच्योर हो गई, समय पूरा हो गया और वो बंद हो रही, तब तो ठीक है। दूसरे कुछ लोग होंगे ऐसे भी जो डर के मारे बंद कर रहे हैं कि भाई और गिर जाएगा, या मतलब मेरे जितने पैसे बने वो तो बचा लूँ। क्या सबसे बड़ी गलती अगर कोई इन्वेस्टर इस वक्त कर सकता है तो वो ये है कि एसआईपी बंद कर दे? बिल्कुल। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, कोई एक फंड में बंद करी और दूसरे फंड में चालू कर दी। कोई 3 फंड में चल रही थी, उसकी जगह अब 2 फंड में उन्होंने कर लिया। कोई एनएफओ आया था, कोई सेक्टर बट फंड बंद था, करके उसने निकल लिया। जाना कि भाई पूरे बंद करके निकल जाना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एसआईपी का कायदा यही है। एसआईपी आप इसीलिए कर रहे हैं कि आप बाजार के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाएं, उससे घबराएं नहीं। जब बाजार नीचे है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिल रही है। आप खुद अपने स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि आपकी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी है, जैसे जैसे बाजार नीचे जा रहा है तो ज़्यादा यूनिट क्रिएट हो रही है। जब बाजार वापस बढ़ेगा कोई ना कोई समय पर, तो आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर नीचे के बाजार का आपने फ़ायदा नहीं उठाया, अनिल जी एक बात समझिए, आप फरवरी 2020 में जब बाजार ऊपर था आपने एसआईपी चालू करी, और जब मार्च अप्रैल मई में जब नीचे के भावों में आपको माल मिलना चाहिए था, अगर आपने अपनी एसआईपी बंद रख दी तो फिर आपके रिटर्न ही इतने अच्छे नहीं हुए। मुझे लगता है कि ऐसे समय होते हैं जब बाजार अगर थोड़ा और गिर जाए तो थोड़ा टॉपअप भी करिए। अगर और बढ़ानी चाहिए। इनकम बढ़ रही है, अगर आपको अप्रैल मई जून में आपकी कंपनी ने अच्छा किया और अगर आपको बोनस का समय मिल रहा है, तो उसको आप अपनी एसआईपी को बढ़ाइए थोड़ा पैसा। तो बंद करने का समय नहीं है, एसआईपी जारी रखने का समय है। और अगर आपकी ताकत है, पैसा है, तो एसआईपी बढ़ाने का समय है, न कि घटाने का। और अपने रिस्क को पूरा समझिए। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा 100% पैसा इक्विटी बाजार में लगा दिया और बिना सोचे कि बाजार कभी नीचे भी जा सकता है, बाजार में उतार घटाव तो होंगे ही। तो अगर आपने ऐसा कर दिया है और आप भूल गए कि थोड़ा फिक्स इनकम या लिक्विड में भी पैसा होना चाहिए था, तो वहाँ थोड़ा वहाँ डाल दीजिए। एसेट एलोकेशन का अगर आपने ध्यान रखा है और अगर आपने अब बराबर से अपनी प्लानिंग करी है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए राय है कि आप प्रॉपर अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें। अब आइए, यहाँ से एक रीज़न तो सीधा समझ में आता है कि हम अच्छे गिर गए, बढ़िया करेक्शन हो गया, थोड़ा भाव वाव ठीक हो गए जो अनाप शनाप चल रहे थे। लेकिन खाली उससे तो बात नहीं बनेगी, तेज़ी के कुछ तो कारण होने चाहिए। हमारे बाज़ार अब यहाँ से चलेंगे, बढ़ेंगे तो क्यों? क्या कारण है? आपको क्यों लगता है कि हमारे बाज़ार बढ़ने चाहिए? तो बाजार में रिटर्न अनिल जी, शायद मैंने पिछले साल भी कहा कि 3 सोर्सेज से आता है। आपका शेयर का भाव क्यों बढ़ता है? कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, दूसरा कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है, और तीसरा उसका पी रेशो चेंज हो जाता है, वैल्यूएशन ऊपर या नीचे चले जाते हैं। तो लंबे समय में कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे। 2 क्वार्टर ऐसे थे जब थोड़ा सा जो जितनी अपेक्षा थी उस अपेक्षा से रिजल्ट्स नीचे आए, लेकिन अल्टीमेटली अगर भारत की इकोनॉमी वापस थोड़ी ग्रोथ की दर पकड़ती है, रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरें कम करी है, रिजर्व बैंक बाजार में और लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, धीरे धीरे जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, लिक्विडिटी बाजार में बढ़ेगी, तो उसका एक अच्छा सकारात्मक जो है
आपको वो रिजल्ट मिलेगा। सरकार ने जो भी मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में रियायत दी है, सरकार जो अपना कैपेक्स पर काम जारी रख रही है, पिछले साल एग्जीक्यूशन कम हो गया, इस साल जब जोर से एग्जीक्यूशन होएगा तो इन्वेस्टमेंट में भी और कंजम्पशन में भी दोनों में फ़ायदा होगा। और एक विश्व में जो एक बड़ा अनिश्चितता का माहौल 3-4 महीने से था अमेरिका के चुनावों को लेकर, अब धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब लोग बाग उसको रोज पढ़ना शायद थोड़ा कम कर देंगे। अभी तक तो हर सुबह आप अखबार पढ़ाते हो कि आज यहाँ टैरिफ लग गया, आज यहाँ ये हो गया, पर वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक समय ऐसा होगा जब आप उसको पढ़ना थोड़ा सा कम कर देंगे और उसका इतना प्रभाव नहीं होगा जितना आपको डर लग रहा था। और भारत को मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये करेक्शन हुआ। उसमें सबसे बड़ा था वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे। अगर वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए, इकोनॉमी की ग्रोथ में थोड़ी सी दर बढ़ने लग गई, कंपनियों के मुनाफे जो कम दर से बढ़े पिछले 2 क्वार्टर में वापस थोड़ी सी गति पकड़े, तो बाजार धीरे धीरे वापस बढ़ना चाहिए। आपके नेतृत्व में आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 65 लाख करोड़ की हो चुकी है और पहली बार हमें लगा कि हमारी भी अपनी ताकत है। एफआईज आओ, जितना बेचना है बेच दो, हम खरीदने के तैयार हैं। लेकिन अभी भी मन में डर बहुत है, ये बेचे जा रहे हैं, अभी तो इतना ही बेचा है, इतने शेयर इनके पास और हैं, तो वो जो डर निकल नहीं रहा लोगों को। सब ये इंतज़ार करें कि एक बार ये बेचना बंद करें तो फिर पैसा लगाए। तो ये एफआईज की बिकवाली का डर कितना बड़ा है, कब खत्म होगा? पर बाजार में सौदा होने के लिए खरीदार चाहिए और एक बेचवाल चाहिए। तो जब यहाँ के निवेशक इतना खरीद रहे हैं तो कोई तो बेचेगा। तो एक विदेशी निवेशक ने बेचा, थोड़ा कंपनियों ने बेचा, कंपनी मीनिंग या तो प्रमोटर ने बेचा, या कंपनी ने आईपीओ में पैसा रेस किया, या कोई प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल ने बेचा, या गवर्नमेंट ने डाइवेस्ट किया। कुछ भी समझ लीजिए, 2 जगह से सप्लाई आई और डिमांड आई यहाँ के हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की। कभी न कभी कुछ ऐसा समय आएगा जब शायद हो सकता है प्राइमरी सप्लाई कम हो जाए और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीदते रहें, तो हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी बाइंग आ जाए। पिछले 30 वर्षों में मोटा मोटी उन्होंने खरीदा ही है ज़्यादा। पिछले 1-2 वर्षों में हमने देखा है कि चाहे हमारे वैल्यूएशंस दूसरे कुछ बाज़ारों के कंपैरिजन में कम हो गए, यूएस का मार्केट इतना ज़ोर से चला है पिछले कुछ वर्षों से, तो थोड़ा पैसा वहाँ भी चला गया। इमर्जिंग मार्केट्स की अट्रैक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो गई। पर एक कोई ऐसा समय वापस आएगा कि भाई भारत के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जब एक बार वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए तो विदेशी निवेशक भी कभी ना कभी वापस लौटेंगे। और दूसरी चीज़ जो लौटने की उम्मीद कर रहे हैं वो कंपनियों की कमाई थोड़ी जो धीमी पड़ी थी। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा है। जो मैंने कहा कि अल्टीमेटली स्टॉक भाव कहाँ से चलता है? कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं, कंपनियों की वैल्यू बढ़ती है तो उनका वैल्यू बाजार में बढ़ती रहती है। तो वो जो एक बाजार का जो भाव था और जो बाजार की अपेक्षा थी रिजल्ट को लेकर, उसकी अपेक्षा के कंपैरिजन में रिजल्ट्स नीचे आए पिछले 2-3 क्वार्टर से। कई कारण बने उसकी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने कहा कि जो पॉलिसी पिवट है, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसी हो, चाहे वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार पिकअप हो, सरकार ने जो कंजम्पशन के लिए कदम उठाए और कंपनियों ने भी जो कदम उठाए होंगे। कई बार ऐसा मैं बोलता हूँ अनिल जी कि जब बाजार बहुत बढ़ता है, जब शेयर के भाव बहुत बढ़ते हैं, तो थोड़ा कंपनियों में भी थोड़ी कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी आ जाती है, यार सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। भाई शेयर बाजार वाले सब हमको बोल रहे हैं कि हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं। जब बाजार नीचे जाता है तो मैनेजमेंट भी जगता है। हाँ, सही बात है। थोड़ा कि भाई ध्यान देना पड़ेगा। फंड रेजिंग इतनी आसान नहीं होती, सारी चीज़ें कई बार एक्सपेंशन प्लान वगैरह थोड़े से पर एक ध्यान रखना होगा कि बाजार में जैसे जैसे ऊंचाई आएगी, कोई भी कारण से जब भी कारण बनेंगे, तो एक प्राइमरी सप्लाई भी जारी रहेगी। वो लॉन्ग रन में अच्छा भी है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इतनी सारी कंपनियां जिनको भी लिस्ट होना है, इतनी सारी कंपनियां जिनको और पैसा रेस करना है, कई सारी जो विदेश की कंपनियां हैं जो भारत में अब आईपीओ करना चाहती है या भारत में फंड रेस करना चाहती है, तो बाजार में एक सप्लाई भी बनी रहेगी। तो ऐसी मुझे लगता है कि कोई बहुत भयंकर ऐसी तेजी जब भी अगर आ गई तो आप देखोगे कि बहुत भयंकर प्राइमरी मार्केट में भी सप्लाई आ गई। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पहले जैसे लोग सोचते थे कि गिरे और वी शेप रिकवरी एकदम, मतलब ऐसा वी शेप में क्या वो नहीं होगा? होगा। कभी वी शेप हो सकता है, पर वो क्या होगा कि वहीं पर सप्लाई भी आती चली जाएगी। तो अच्छा है क्योंकि आपके पास जो एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है वो बढ़ता रहता है और उसमें फिर आप इंडिविजुअल कंपनीज में अपने मौके ढूंढिए, अच्छे मौके उसके अंदर आप ढूंढिए। तो जब निफ्टी 25,000 26,000 का चला करता था, जब हमने साल की शुरुआत में भी इंटरव्यू किया, आपने हमेशा कहा कि अब यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। वैल्यूएशंस की बात अपन अनिल जी पिछले 1 वर्ष में बहुत बार करी। हमारा एक डिफेंस फंड था जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। हमने करीब करीब मेरे ख्याल में
10 महीने 12 महीने हो गए होंगे, हमने पूरा बंदी कर दिया। ओपन एंडेड फंड है लेकिन हमने पैसा लेना पैसा बंद नहीं कर ले दिया। रहे हम। क्योंकि इन्वेस्टर को लग रहा था कि यार ये तो 100% रिटर्न देने वाला फंड है। मैंने कहा कैसे होगा, अगर हर बार हर साल ऐसे रिटर्न थोड़ी आता है। एब्सोल्युटली। तो अब क्योंकि जिस सिचुएशन में हम हैं, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को अब भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम ही रखनी चाहिए, या चूंकि अब अच्छा करेक्शन हो गया 10-15% का, तो अब थोड़ी उम्मीद वापस बढ़ा लें? आशाएं कम रखते हैं तो जीवन में खुशी निराशा बहुत कम रहती होती है। निराशा कम होती है। तो ऐसा नहीं कि भारत में तो आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 30-40 वर्ष का इतिहास है, बाजारों ने अच्छा किया है। 100 वाला सेंसेक्स आज कहाँ है अनिल जी? मैं तो रोज इतना देखता नहीं हूँ। 74,000 के हाँ, आसपास करीब 70,000। वहाँ पे, समझे? तो 700 गुना हो गया है इतने वर्षों में। तो भारत में अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी। बाजारों की अल्टीमेट लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, बट उसके बीच में जो ये उतार चढ़ाव है वो आते रहेंगे। और अगर अपनी एक्सपेक्टेशन अगर रीजनेबल है तो देन आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में मजबूत है। अब आइए निवेश के लिहाज से समझें, क्या सही स्ट्रेटजी है इस वक्त निवेश की? इतने बढ़िया करेक्शन के बाद इक्विटी ही प्रीफर करें, या फिर एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो? क्योंकि एक तरफ गोल्ड लाइफ हाई पर है, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में किस्मत अच्छी चल रही है, इक्विटी में नहीं तो गोल्ड में तो पैसा बन गया है। सो किस तरह का एसेट एलोकेशन इस वक्त होना ये चाहिए? बिल्कुल सही बताया आपने। सोचा है गोल्ड में भी ETF के जरिए, गोल्ड फंड के जरिए आपने कुछ पैसा रखा, कुछ पैसा अपना इक्विटी फंड्स में रखा, कुछ पैसा आपने अपना फिक्स इनकम फंड में रखा। और निवेशक एक गलती हो जाती है कहीं ना कहीं कि आप पिछले कुछ समय का रिटर्न देखते हो और लगता है कि यही एसेट क्लास सबसे अच्छी है। आज शायद लोगों को लग रहा होगा गोल्ड में पूरा लगा देना चाहिए, पिछले 1 साल 3 साल का रिटर्न देखोगे तो गोल्ड का सबसे अच्छा है। पर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड पड़ा है। कंपनी के मुनाफे बढ़ रहे हैं हर साल, तो उसमें कैश फ्लो आ रहा है, तो उसका रिटर्न बढ़ेगा। गोल्ड तो तब बढ़ेगा कि अगले वाला आदमी आपसे ज़्यादा भाव दे करके खरीद ले। गोल्ड तो कुछ कमा नहीं रहा है वहाँ पर कई कारण बने, जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो US की पॉलिसीज़ हैं, कई तरह के लोगों को डर है, तो उसकी वजह से गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। लेकिन हमने कई साइकिल्स देखे हैं जब कई वर्षों तक गोल्ड ने भी रिटर्न नहीं दिया, कुछ वर्षों में अच्छा रिटर्न दिया। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सारी एसेट क्लास रखें। और जब शेयर बाजार इतना अच्छा चल रहा था 5 साल, तो लोग फिक्स इनकम को तो भूल ही गए। जब हम लोगों को कहते थे कि उसको भी देखो, आपको 7-7.5% की 10 साल का बॉन्ड था, अभी भी 665 है 10 ईयर यील्ड। RBI तो ब्याज की दरें कम कर ही रही है, लिक्विडिटी भी बढ़ा रही है। लेकिन लोग बोले अरे 20% का रिटर्न हुआ है, 7% वाली चीज़ क्यों दिखा रहे हो? पर हम तो यही कहते थे कि भाई पैसा अपना सब जगह होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, अगर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता तो आज आपका डेट और गोल्ड बिल्कुल संभाल लेता डेट पोर्टफोलियो। के फंड्स अच्छे हैं क्योंकि वो उनमें ब्याज की दरें कम हो गई, तो उनकी NAV बढ़ती है उसके हिसाब से, और गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दे दिया। तो ये साइकिल चलते रहते हैं। तो डाइवर्सिफाइड अगर पोर्टफोलियो रखें और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप फिक्स इनकम डेट पर भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग इस तरह के माहौल में डर भी लगता है, रिस्क कम भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके लिए फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट अभी काफ़ी अच्छे हैं तो किस तरह के म्यूचुअल फंड उनके लिए ज़्यादा सही हो सकते हैं? सो डिपेंड करता है अनिल जी, कितने समय के लिए आप लगा रहे हैं। अगर आप 2-3-4 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो कोई भी शॉर्ट टर्म फंड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में वगैरह लगा सकते हैं। और ये अगर लंबे समय का आपका एलोकेशन है कि थोड़ा पैसा मेरे को डेट में रखना है, तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड हैं जहाँ पर हम लंबे समय की 10 साल 20 साल 30 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड्स या उस तरह की सिक्योरिटीज़ रखते हैं, उनको भी देखा जा सकता है। एक दूसरा तरीका होता है फिक्स इनकम एक्सपोजर लेने का, वो है हाइब्रिड फंड्स। जो एग्रेसिव इक्विटी फंड है या जो हाइब्रिड इक्विटी फंड है, उसमें करीब करीब मोटा मोटी 65% इक्विटी होता है, बाकी का 30-35% आपका फिक्स इनकम में लग जाता है। या अगर आप जो बैलेंस एडवांटेज फंड है जहाँ पे मोटा मोटी आधा पैसा इक्विटी में और आधा आर्बिट्राज और फिक्स इनकम में रहता है, तो आप हाइब्रिड फंड के जरिए भी फिक्स इनकम में एक्सपोजर ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली फिक्स इनकम फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। तो यही एक अच्छा ऑप्शन है, और उसमें टैक्सेशन का बेनिफिट भी आपको इक्विटी का मिल जाता है, तो थोड़ा बेहतर है। अब इक्विटी की बात करते हुए क्या पसंद है आपको? क्या लगता है कि अब, क्योंकि हर बार हम ये सुनते हैं कि भाई जब भी तेज़ी बनेगी, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके भाव कभी लाइफ में वापस नहीं आएंगे और कुछ लीडर नए भी बनेंगे। क्या आपको लगता है अब वापस से हिंदुस्तान में जो एक नया बुल रन शुरू होगा
उसमें लीडरशिप कहाँ से आएगी? सो एक भारत में रहने का एज ए स्टॉक पिकर ये फ़ायदा है कि आपके पास एक बड़ा यूनिवर्स है। आपके पास इन्वेस्टमेंट साइकिल के से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन। आपके पास कंज्यूमर से रिलेटेड, चाहे ड्यूरेबल हो, चाहे स्टेपल्स हो। आपके पास होल जो नया डिजिटाइजेशन हो रहा है उससे रिलेटेड स्टॉक्स हैं। आपके पास हेल्थ केयर है, आपके पास टेक्नोलॉजी, बहुत सारा एक बड़ा यूनिवर्स है स्टॉक पिकिंग। आप उसको कोट मत करना, नीचे लाइन जो मैंने आपको सेक्टर्स बोले हैं, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बाजार में यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा एक मैक्रो कॉल ऐसा नहीं है हमारा इस समय पर। इस समय पर हमारा है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए। तो हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं उनसे आप बात करेंगे तो अभी वो यही कहेंगे कि भाई स्टॉक पिकिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है जब इस तरह की सेलिंग आती है बड़ी, जब इस तरह से बाजार गिरता है, तो कई बार कुछ स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी चीप हो जाते हैं। हो सकता है सेक्टर के लिए इतना ख़राब नहीं हुआ हो, उस कंपनी में फंडामेंटल्स इतने नहीं गिरे हों, बट कोई टेक्निकल फैक्टर से सेलिंग होने की वजह से वो कोई कारण से अगर शेयर गिर गया है तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। तो धीरे धीरे नीचे स्टॉक पिकिंग पर ध्यान दीजिए। एक और बात जो बार बार कही जाती है कि जब खराब बाजार हो तो लार्ज कैप पे फोकस कीजिए, करेक्शन के बाद ये सेफ्टी भी देते हैं, बढ़ने में भी पहले होते हैं, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदना नहीं चाहते या खरीद नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है इतना बड़ा शेयर लेके उनका फिर मूड वापस मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाता है। तो ये कश्मकश है लार्ज मिड स्मॉल कैप की, इससे कैसे देखें? क्या फिर ऐसे में पिछले साल ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस में अनिल जी हमने यही कहा कि हाँ, लार्ज कैप में थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है रिलेटिवली। मिड एंड स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ी तो अब मैं कहूँगा कि हमने एक थोड़ा चेतावनी दी थी। अब उनमें काफ़ी में करेक्शन भी अच्छा खासा हो गया है। कई मिड कैप स्टॉक्स हैं, कई स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिवनेस टू दैट एक्सटेंट बढ़ गई है, वैल्यूएशन का कंफर्ट वहाँ भी बढ़ गया है। लार्ज कैप में ज़रूरी अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर हम कंपेयर करें बाजार का वैल्यूएशन, तो लंबे समय का इतिहास अगर हम देखें तो वैल्यूएशन सब ठीक ठाक लेवल पर आने लग गए हैं। निवेशक नए हो या पुराने, हर तेजी और मंदी के मार्केट में कुछ न कुछ लेसन्स जरूर मिलते हैं। इस बार भी मिले होंगे। तो जानने से पहले एक गुरु मंत्र या एक कोई सलाह उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा लगा कर बैठे हैं या जो पिछली बार तेजी मिस कर चुके थे, देखे कि हमें किसी ने बताया ही नहीं इतने भी पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में, दोनों तरह के लोगों के लिए क्या रहेगा? अभी भी अनिल जी आपने इतने प्रयास किए हैं पिछले कई वर्षों से, हमारी इंडस्ट्री ने भी इतने प्रयास करे हैं, लेकिन 5.25 करोड़ ही निवेशक हैं म्यूचुअल फंड में भी। तो अभी तो ज़्यादातर निवेशक वही हैं जिन्हें लगाना बाकी है। तो अगर बाजार नीचे आ गया तो उनके लिए मौके और खुल गए हैं। और जो अभी के निवेशक हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अपनी SIP जारी रखिए, अपना निवेश जारी रखिए। भारत का लंबे समय में भविष्य उज्ज्वल है और यहाँ की जैसे कंपनियाँ मुनाफा बनाएंगी तो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में मिलेगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भरसक प्रयास कर रही है कि अब आपको लंबे समय में आपका सेवा कर सकें हम आपकी। मैं तो हमेशा एक फार्मूला बताता रहता हूँ वो STP वाला कि साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, सही निवेश, लंबा समय और संयम, ये तीनों का संयोग बनेगा तब अच्छा वेल्थ क्रिएशन लंबे समय में हो पाएगा। और उसमें समय और संयम का बड़ा रोल है। बिल्कुल। सही निवेशक अगर आपने कर दिया तो सही निवेश के लिए तो आप और आपकी पूरी इंडस्ट्री पूरे प्रयास कर ही रहे हैं। और वाकई में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पिछले सालों में काफ़ी बढ़िया और बड़ी वेल्थ बनाने का एक मौका मिला है। वर्षों से अब तो लोगों के पास ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने वो 30वीं वर्षगांठ बनाई HDFC फ्लेक्सी के फंड की, तब 33 साल के, और इंडस्ट्री में फंड्स हैं ऐसे 33 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके देख सकते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ है 30 वर्षों में, उतार चढ़ाव। कंपनियों का इतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता जितना एक म्यूचुअल फंड की स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड है। और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़िया से बढ़िया समय में क्या हुआ है और ख़राब से ख़राब समय में क्या हुआ है और उसके बाद क्या होता है। उम्मीद करें कि नवनीत जी आप इसी तरह से और आपकी पूरी इंडस्ट्री हिंदुस्तान के निवेशकों के लिए इसी तरह से आप वेल्थ क्रिएट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो नवनीत मनोज साहब MD और CEO HDFC म्यूचुअल फंड से और साथ ही MF के चेयरमैन, बताते हुए एक साफ राय जो सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर आप SIP करें तो कृपया करके इस तरह के बाजार के माहौल में रोके ना। अगर बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है, और अब तक आप इंतज़ार करते रहे, नया पैसा न लगा पाएँ, तो ये SIP के जरिए आपके लिए बाजार में उतरने का है सबसे सही समय। ये है गोल्डन वर्ड्स जो आप ध्यान में रखें। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।